नमस्कार, मैं अनंत विजय हूं और दैनिक जागरण वार्तालाप के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। दैनिक जागरण का अभियान हिंदी है हम लगातार कई सालों से आपके साथ आपसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आप सब पाठकों का दैनिक जागरण के इस अभियान हिंदी है हमको बहुत सहयोग मिला। हम तहे दिल से, हम हृदय से आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। दैनिक जागरण अपनी भाषा को लेकर तमाम उपक्रम करता, आप जानते हैं, सानिध्य से आप जुड़ते रहे, संवादी से आप जुड़ते रहे, ज्ञान वृत्ति से बहुत सारे लोग जुड़े रहे हैं। वार्तालाप एक ऐसा मंच है जिसमें दैनिक जागरण दूसरी भाषाओं के, दूसरी भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी के लेखकों को अपने मंच पर लेकर आते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हिंदी में बात करें ताकि हिंदी के पाठकों का अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों के साथ एक संबंध, एक उनके लेखन से परिचय और परिचय से आगे जाकर उनकी किताबों, उनकी सोच, उनकी क्या कह सकते हैं, उनके विचारों से परिचय हो सके। तो दैनिक जागरण वार्तालाप के इस विशेष संस्करण में आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका नाम है विनय सीतापति जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दैनिक जागरण के मंच पर मैं अनंत विजय आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। विनय जी के बारे में बताऊं, इनकी एक किताब बहुत चर्चित रही थी, हाफ लायन। इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के बारे में लिखा था और किताब आते ही हिंदी अनुवाद भी हुआ और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो विनय जी की वो किताब इनको खासी प्रसिद्धि दिलवा चुकी। लेकिन आज इनको आमंत्रित करने का विशेष उद्देश्य ये है कि आज विनय जी से हम उनकी नई किताब जुगलबंदी के बारे में बात करेंगे। और ये हिंदी की ताकत है कि अंग्रेजी की किताब का शीर्षक भी इन्होंने जुगलबंदी ही रखी है। विनय जी, मैं ये कह रहा था कि आप हिंदी की किताब दिखाइए, मैं अंग्रेजी की दिखाता हूं कि ये देखिए, मैं ये जो हिंदी की ताकत है ना, ये जुगलबंदी लिखवाती है। तो विनय जी से आज मैं इनकी किताब पे बात करूंगा। पेंगुइन प्रकाशन का एक उपक्रम है हिंद पॉकेट बुक्स, वहां से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। विनय जी, सबसे पहले तो आपको नई किताब की बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया आनंद जी। आप तो हर साल एक किताब लिखते हैं, तो मैं तो 4-5 साल लगता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। आप तो काम भी कर सकते हैं और किताब लिख भी सकते हैं। अब वो ईश्वर की कृपा है। मैं अपने पाठकों को ये बता दूं कि विनय जी के लेखन के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये बेंगलोर के मशहूर नेशनल लॉ स्कूल के ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, पत्रकार हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्तित्वों का एक समुच्चय अगर आपके सामने हो तो उसे विनय सीतापति कहते हैं। विनय जी, ये जर्नी के बारे में बताइए। मैं जुगलबंदी के बारे में बात करूंगा आपसे। थोड़ा अपने, हमारे पाठकों को और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि कहां आप कानून की किताबों, धाराओं, आईपीसी के सेक्शंस, इन सब के बीच आपकी पढ़ाई हुई और आप राजनीति के इस झमेले में कैसे पड़ गए। पहले आपने नरसिम्हा राव के बहाने कांग्रेस पे लिख दिया, अब अटल आडवाणी के बहाने आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरी उनकी आइडियोलॉजी पे लिख दिया। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। मैं 1990s में मेरी परवरिश 1990s की है। वही माहौल में मैं बड़ा हो गया था। और आपको ये भी पता है कि 1990s में हिंदुस्तान में सबसे बड़े 2 राजनीतिक लहर दौड़ रही थी। एक था लिबरलाइजेशन, तो मुझे अभी भी याद है 1995 में मैं भारत की पहली मैकडॉनल्ड्स गया था 95 में, और मेरे मन में यही था कि ये बस हुआ नहीं, किसी ने ये किया है। मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी एक पीएसयू में काम करते थे और 1990s के बाद वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। तो मैं इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा था, कुछ किया नहीं, मैं सोच रहा था। और फिर दूसरी बात, 1990s में सबसे बड़ा लहर ये है कि भाजपा का विकास। 3 बार भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता पे आए, 1996, 1998 और 1999 पे। और मैं तब से ही सोच रहा हूं कि इसके बारे में मुझे और जानना जरूरी है, बट मैं कुछ किया नहीं।
क्योंकि मैं मध्य वर्ग परिवार से हूँ, सबने कहा कि तुम इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ, मुझे नहीं बनना था। इसीलिए मैं नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता तो लोग नहीं मजाक नहीं उड़ा सकते, तुम इंजीनियर नहीं हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। इसीलिए मैं वकालत पढ़ने के लिए गया था, बट मुझे वकालत में उतना शौक नहीं था। हाँ, मुझे शोध में, अध्ययन में तो मुझे शौक शुरू हुआ, बट मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल गया 1 साल, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध लॉ स्कूल है। और उसके बाद क्योंकि मुझे लिखने में और राजनीति में रुचि शुरू हो गई, तो मैं 2-3 साल के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैंने काम करना शुरू किया। मैं एडिटोरियल्स भी लिखता था, मैं न्यूज़ लाइन के लिए मैं रिपोर्टिंग भी करता था तब। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे राजनीति पसंद है, राजनीति में जाना नहीं, उसके बारे में लिखना। और इसीलिए मैं पीएचडी मैंने किया यूएस में, अमेरिका में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। पर आज भी जब मैं अपने दोनों किताबों को मैं देखता हूं अनंत जी, तो जो लीगल ट्रेनिंग का उस पर तो असर हुआ है। इस किताब में 300 पृष्ठों में मैंने किताब की कहानी मैंने लिखी है, और अंत में 100 पृष्ठों में मैंने फुटनोट्स दिया है। मेरे ख्याल से 1600 या 1700 फुटनोट, ताकि हर तथ्य जो मैंने किताब में लिखी है आप पीछे जाके देख सकते हैं कि मुझे कैसे पता चला, क्या मैंने अखबार में पढ़ा, क्या मैंने लोगों का साक्षात्कार किया, क्या मैंने किसी निजी डायरी को मैंने पढ़ा है। आप खुद देख सकते हैं। ये वकालत का ट्रेनिंग है 100%। और इसीलिए जो वकील हैं, जो वो अच्छी तरह, वो बहुत बोरिंग किस्म के बोलते हैं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं कल्पना करता हूं कि मैं ऐसे नहीं हूं। लोग पढ़ने में उनको मजा आता है, मैं सरल भाषा में लिखता हूं। पर फिर भी जो अध्ययन, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस द टीज एंड डॉट द आईज, वो लीगल ट्रेनिंग है। और अनंत जी, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल किताब है, मैंने अपने 5 वकील मित्रों से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो ये किताब पढ़ें, और उन्होंने मुफ्त में किया। हालांकि वो हर घंटे पढ़ने के लिए वो 50 या 60 हजार रुपए वो मांगते हैं, मेरे लिए उन्होंने मुफ्त किया। तो सिर्फ उसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि मैंने वकालत किया। अच्छा, मैं पाठकों को बता दूं कि विनय जी सही वाले हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, मतलब लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी किया। विनय जी, आपने बहुत सही कहा कि आपकी पुस्तक में बहुत सारे फुटनोट्स और बहुत सारी चीजें आपने दी हैं, लेकिन जैसे आपके पुस्तक में ये दावा है कि आपने प्राइवेट पेपर्स देखे हैं, आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपने पार्टी डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया है, न्यूज़पेपर्स देखे हैं आपने। तो इस तरह से ये बहुत सारी मेहनत की है आपने, लेकिन इसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गॉसिप आपने सुनी, और गॉसिप को भी अपनी किताब का हिस्सा बना दिया, जो कहीं से सब्सटेंशिएट नहीं होता। अगर आप कहेंगे तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। नहीं, जब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि वो गॉसिप है, तो बात तो सही है, बट मुझे ये क्या वो सही है, वो गलत है, वो क्या वो तथ्य है कि तथ्य नहीं है, ये अलग बात है। बट आप बताइए। जैसे आप एक जगह चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं गुजरात, और पांच महीने उनके मुख्यमंत्री बने हुए होते हैं, और एक महिला पत्रकार शीला भट्ट उनसे मिलने जाती है, उसके ऑब्जर्वेशन लिखते हैं आप। उसके अगले पैराग्राफ में विनय सीतापति जी लिखते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस एक पब्लिक बूथ पर पहुंचते हैं, और वहां जो उन्होंने सुना उसके आधार पर आपने व्याख्या किया, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस वाली तथ्य आपने कहां से लिया है, इसका उल्लेख नहीं मिलता। नहीं, बात तो आपने सही किया। तो ऐसे मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको, कि मैंने 200 लोगों का साक्षात्कार किया है, करीबन 190 to 200 लोगों का साक्षात्कार किया है। पर मेरी पहली किताब जो थी वो उतनी कंट्रोवर्शियल नहीं थी। तो सब जो भी मैंने नरसिम्हा राव के बारे में जो भी मैंने साक्षात्कार किया, वो खुल्लम खुल्लम कहते थे कि मेरा आप नाम इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो जॉर्ज फर्नांडिस की बात आप करते हैं, और मैं एक ही उदाहरण देता हूं, वो जॉर्ज फर्नांडिस के मैं घनिष्ठ मित्र हैं, आप लोग समझ सकते हैं जो भी। और फिर मैं ये लिखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मत लिखो।
और ओके। हर लोग जो भी मैंने जिससे भी मैंने बात किया है, मैंने उनको फिर अंत में जब मैंने लिखा तो मैंने ईमेल में, या जो बुजुर्ग हैं उनके पास ईमेल नहीं है, मैं खुद वहां जाके मैंने प्रिंट आउट दिया है कि मैं इस संदर्भ में मैं आपका वो सेंटेंसेस, आपका वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं। और काफी लोगों ने कहा कि मेरा नाम निकाल दो, लोगों ने ये भी कहा कि वाक्य भी निकाल दो, तो फिर मैंने उनको प्लीज बेगिंग किया है। तो फिर आप तो पत्रकार हैं, तो आप जानते हैं कि ये तो एक बैलेंस है, क्योंकि अगर आपने सब सोर्सेस का नाम लिखा है तो वो कभी बात नहीं करेंगे, पर अगर आपने किसी सोर्स का नाम नहीं लिखा तो जो पाठक हैं वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरी ये बस यही विनती है कि 90% आपको पता है कि कहाँ से आता है, ये 10% आप मुझे अलाउंस दीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने इनका नाम लिया तो फिर मैं एक और किताब नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि ये कुछ कहता है और फिर लिखता कुछ अलग है। ऐसे बहुत से लोग, आप तो पत्रकार हैं तो आप ये जानते हैं कि ये बैलेंस करना जरूरी है। बट ये मैं कह सकता हूं कि आज तक या तो वो जॉर्ज फर्नांडिस या मैं किसी और वरिष्ठ नेताओं के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हूं जो अनोनिमस है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। किसी ने, जॉर्ज फर्नांडिस के परिवार या अपने दोस्तों ने, एक भी उन्होंने कभी कहा नहीं है कि ये गलत है या ये बिल्कुल गलत है, कि उन्होंने ये वायरलेस में इन्होंने ये किसी मंत्रियों के बारे में उन्होंने सुना नहीं, एक भी नहीं किया। बट आप अच्छे पत्रकार हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो मैंने ख्याल से 10% केसेस में मैंने नाम नहीं लिया, आपने वो अच्छी तरह आपने छाना है उनको। मैं सिर्फ इसीलिए मैंने आपके परिचय में शुरू में कहा कि ये पत्रकार भी हैं। तो पत्रकारीय कौशल का आपने बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बहुत स्मार्टली आपने अपने पत्रकारीय कौशल का उपयोग किया इस किताब को लिखते समय। जैसे अनंत जी, आप वाजपेयी जी के कैबिनेट में देखिएगा तो अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह के बेटे, वो खुशी से अपना नाम देते हैं। बट जो आज के कैबिनेट के लोग हैं, जो आज के कैबिनेट वो लोग, वो मैंने उनका साक्षात्कार किया बट वो नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? तो अगर मैं कह सकता हूं कि जो आज के कैबिनेट के लोग हैं, अगर वो नाम न दें तो मैं उनका साक्षात्कार न लूंगा। बट उनमें से बहुत से लोग हैं जो वाजपेयी कैबिनेट में भी थे, बट वो आज भी पॉलिटिक्स, राजनीति में हैं। तो आप पत्रकार हैं तो आप जानते हैं कि ये बैलेंस से हम हट नहीं सकते हैं। विनय जी, कंट्रोवर्सी को छोड़ते हैं, हम आपकी किताब की जो मूल भावना है उस पर बात करते हैं। आपने आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के लगभग 60 साल, 6 डिकेड्स के साथ को आपने रेखांकित किया है। आपने उसके बहाने एक पैरेलल, कई सारी स्टोरीज आपकी इस किताब में चलती है। बीजेपी का अलग चलता है, नेशनलिज्म का अलग चलता है, हिंदू राष्ट्र का अलग चलता है, बहुत सारा चलता है। लेकिन जो मेन है उसमें ये दो कैरेक्टर हैं, आडवाणी और वाजपेयी। क्या आडवाणी जी से आप मिले? हाँ, आडवाणी जी ने आपके साथ अपनी बातें साझा की? वो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड था, बट मैं उनसे मिला हूं। अच्छा, उनकी जानकारी में था कि आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं? वो तो मैं उनसे मिला हूं, मैं कह रहा हूं ना। जी जी। मैं अटल जी वाजपेयी से नहीं मिला, मैं वाजपेयी के बहुत परिवार के लोगों से मिला। बट जब मैंने 3 साल पहले ये शुरू किया तो वो वो जिंदे थे, पर उनके साथ बात करना नामुमकिन था। जी। और कितनी, और इस तरह की किताब नहीं, हाफ लायन में भी आपने लिखा, उसमें भी इस तरह की ही बातें हैं कि कैसे जब उनका डेड बॉडी जाता है, हाँ, कांग्रेस के गेट पे रखा जाता है। वो मुझे याद है, वो पूरी किताब मुझे याद है लगभग, क्योंकि मैंने उस पर कई लेख लिखे थे। हाँ। तो और आनंद जी, जब मैंने इस किताब में भी मैंने ये देखा है कि जब मैं आडवाणी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए थे उस कहानी में, कि मैंने लिखा था मेरे पहली किताब में कि नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को फुटपाथ में लिया गया। तो उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात मुझसे कही कि हमारे पार्टी के अंदर भी बहुत लोग जो हैं वो अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, बट हम अपनों के साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा था मुझे, और जिक्र वो किनके बारे में कर रहे हैं वो सबको वो तो सब आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे तब पता था, तब मुझे पता नहीं था, बट बाद में मुझे पता चला कि ये हिंदू राष्ट्रवाद के ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो भी हो, लोग लड़ाई करते हैं बट वो टूटते नहीं, अलगाव करते नहीं। बहुत कम आपने देखा होगा कि भाजपा या जनसंघ के एमएलए या सांसद, विधायक
टूट के किसी और पार्टी जाते हैं, बहुत कम ये होता है। और किताब में मैं इसका कारण भी आपको बताता हूं, बट ये है भाजपा का ब्रह्मास्त्र, इसी कारण वो जीतती है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस का अनुशासन है पार्टी में, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दीक्षित नेता जो आते हैं पार्टी में वो बहुत ज्यादा अनुशासित होते हैं, या एक तरह का अनुशासन भी देखा जाता है, जैसे अभी कहीं कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष ने मंत्रियों को देर से आने पर उनको अपनी सीट पे खड़ा करवा दिया। तो ये अनुशासन की जो बात है, क्या आपको लगता है कि आइडियोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत है? नहीं, बट अनंत जी, फिर आपको दूसरा प्रश्न पूछना होगा कि आरएसएस का अनुशासन कहां से आता है। तो ठीक है, भाजपा में जो अनुशासन और विचारधारा है वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आती है। मैं एग्री करता हूं, पर फिर आपको पूछना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टूटती क्यों है। अपने, और आप ये भी जानते हैं, मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया कि बाला साहेब देवरस, हेगड़ेवार और गोलवलकर, ऐसे नहीं है कि उनकी विचारधारा एक तरह की थी, अलग अलग की थी। जब आप राजनीति के बारे में बात करें तो गोलवलकर और बाला साहेब देवरस का बिल्कुल नजरिया अलग था, फिर भी। और ये भी मैंने दिखाया यहाँ पे कि 1951 में गोलवलकर आरएसएस को राजनीति में नहीं दाखिल करना चाहते थे, फिर भी जब बलराज मधोक वगैरह वगैरह उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक नई पार्टी की जरूरत है, श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ हमें जोड़ना है, तो गोलवलकर चुपचाप रहे। फिर हालांकि वो सरसंघ चालक थे, पर उन्होंने पार्टी को तोड़ा, ये आरएसएस को तोड़ा नहीं। तो फिर हमें ये पूछना होगा कि अनुशासन आरएसएस में क्यों है। आरएसएस जैसी संगठन जो है वो कांग्रेस में भी है। कांग्रेस, उसका नाम है सेवा दल। अगर आप आज सेवा दल को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, ठीक है। बीएसपी को आप देखिएगा तो काशीराम ने एक बीवीएफ, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, आरएसएस की तरह उन्होंने वो भी शुरू किया था। और कम्युनिस्ट को देखिएगा तो कम्युनिस्ट संगठन में काफी अनुशासन है, काफी, फिर भी सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक वो तोड़ती रहती है। तो ये इस अनुशासन, आरएसएस के अनुशासन की क्या वजह है। और मैं इस किताब में उसको कहता हूं हिंदू फेविकॉल, कि बचपन से ही जब आरएसएस के बच्चे शाखा में जाते हैं तो उनको एक इतिहास बताया जाता है जहां पे हिंदू कौम लड़ाई में हमेशा हारती है, क्योंकि हिंदू अपने आप को मारते हैं। जैसे कि आप पानीपत में देखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी में देखिएगा, मैंने काफी उदाहरण और उल्लेख किया है इस किताब में। और इसीलिए, और हाँ, इस ऐतिहासिक शिक्षा वो एक संगठन शिक्षा में वो तब्दील करते हैं। और आज भी अगर आप अडवाणी को देखिएगा, वो कभी पार्टी के खिलाफ कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनके मन में ये अटका हुआ है कि अगर वो आज ऐसे कहे कि हजारों सालों से हिंदुओं की कमजोरी का कारण ये है कि उन्होंने अपने अहम भाव को संगठन से ज्यादा समझा, और इसीलिए वो नहीं करते हैं। तो जो मैं अंग्रेजी में मैं कहता हूं कि a historical lesson has been converted into an organizational form। यही कारण है कि भाजपा टूटती नहीं है, आरएसएस बहुत कम टूटती है। एक बार, आपको तो पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 1995 में शंकर सिंह वाघेला गुजरात छोड़ के अपने एमएलए लेके वो खजुराहो चले गए, और उसके बाद वो पार्टी में इतनी बड़ी भूकंप आया कि एक तो अडवाणी प्रधानमंत्री का पद छोड़ के, उम्मीदवार का पद छोड़ के, वाजपेयी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, और 3-4 बार बाद 2001 में नरेंद्र मोदी को वापस आना पड़ा केशुभाई पटेल के बदले मुख्यमंत्री बनकर। तो ये इतना कम होता है कि अगर आप आरएसएस और भाजपा लोग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि आप अपने इतिहास में ये बताइएगा कि कब एक विधायक या सांसद ने पार्टी को छोड़ा, तो वो उनके मन में ये है, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना, द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। बट अगर आप कांग्रेस वाले को पूछिएगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक किताब लिख सकते हो, हर हफ्ते कोई छोड़ के जा रहा है, गोवा में छोड़ के जा रहा है, बंगाल में छोड़ के जा रहा है। ये है फर्क। और ये सिर्फ दृष्टिकोण या अनुशासन का नहीं है, क्योंकि फिर हम पूछ सकते हैं कि काशीराम के पास अनुशासन क्यों नहीं था, कम्युनिस्ट के पास अनुशासन क्यों नहीं था। जो ब्रह्मास्त्र हिंदू राष्ट्रवाद के पास है, ये है एक इतिहास से सीखो। यही है ब्रह्मास्त्र, इतिहास के बारे में देखो और इतिहास से सीखो।
और दरअसल इतिहास ये कहती है कि हिंदू हमेशा अपने आप पर वार करते हैं और यही कारण है हिंदुओं की कमजोरी। दो तीन चीजें मुझे जो आपने अभी बोला है वो उसमें मुझे आपसे पूछना है कि ये जो शाखा के बारे में आपने कहा कि इतिहास पढ़ाया जाता है ना, ये आपने कैसे महसूस किया? ये आपने किसी सेकेंडरी सोर्स से ये सारी जानकारी हासिल की या प्राइमरी सोर्स से आपने अनुभव किया? नहीं नहीं, मैंने अनुभव किया। आपने तो आरएसएस शाखा देखा होगा कि आधे घंटे के लिए वो ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और आधे घंटे के लिए वो बौद्धिक करते हैं। पहली पहली जब मैंने ये सोचा तो मैं गया था ये चंद्रपुर। तब मैंने शाखा में कभी गया नहीं था। मैं मोहन भागवत के परिवार से मैं मिला चंद्रपुर में, और वो हमेशा शाखा के बारे में बात कर रहे थे। और फिर मैंने यूट्यूब में देखा, तो वो पहली बार जो रिसर्चर है वो उनको करना नहीं चाहिए, मैंने वो किया। और फिर उसके बाद तो मैं गया, बट पहली बार जब मेरे मन में आया तो मैं ये यूट्यूब देख रहा था, ये मोहन भागवत के परिवार के बात करने के बाद, और मैंने कहा देखो भाई, जो एक्सरसाइज होता है वो उसका मकसद ये है टीम वर्क, और जो बौद्धिक होता है उसका मतलब ही टीम वर्क। तो इसी से मुझे पता चला कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है आरएसएस का और जो उनका इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग है उसका मकसद एक ही है, टीम वर्क। बट जब मैं पहली बार ये मैंने सोचा तो मुझे कहने में खुशी होती कि नहीं नहीं, मैं 50 बार मैं तब शाखा गया था, उसके बाद ही मैं गया, उसके पहले मैं गया नहीं था। तो मतलब आपको कहा जा सकता है, अगर आप संघ को जानते हैं, कि विनय सीतापति भी अब स्वयंसेवक हैं, क्योंकि नहीं 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 नहीं, क्योंकि स्वयंसेवक होने के लिए सिर्फ शाखा अटेंड करना आवश्यक है। हाँ खैर ये नहीं नहीं, बट मैं हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैं हाँ, ये बात कह तो रहा था सही है कि आप। जी, आप जो बात अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आपने तुलना की, और उसी के आधार पर आपने एक किताब कंस्ट्रक्ट भी की है, जिस तरह कांग्रेस और सेवा दल है, जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी और उनके अन्य संगठन हैं, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी और वो बनाया उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है विनय, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसमें एक बेसिक फर्क नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और से निकल के संघ नहीं बना है? जिस तरह से पहले इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके बाद इन्होंने सेवा दल और बीएसपी वालों ने या कम्युनिस्ट ने अपने तमाम जो लेखक संगठन आदि हैं वो सब बनाए, इसका उल्टा है। वहां वहां पहले संघ बना, फिर राजनीतिक दल बना। नहीं, बात तो सही है अनंत जी, पर फिर हमें ये पूछना होगा कि आरएसएस का ब्रह्मास्त्र क्या है। फिर हमें वो पूछना पड़ेगा ना कि आरएसएस टूटी क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक बार गोवा में 5-6 साल पहले हुआ है, उसके बाद मेरे हाँ ख्याल बिल्कुल। स्टेट यूनिट टूटी है। तो फिर हमें वो पूछना पड़ेगा ना कि और आप तो ये जानते हैं कि गोलवलकर को बहुत लोग नहीं चाहते थे आरएसएस में, फिर और हाँ 1940 में। वो तो एक पूरा लंबा इतिहास है, और आरएसएस हाँ के जितने सरसंघ चालक हुए, गुरुजी से हाँ लेकर मोहन भागवत तक, सबके हाँ, विचारों में आप देखिए लगातार इवॉल्व होते रहे हैं, बिल्कुल। नहीं, है ना इवॉल्व नहीं, उनकी। आप डिफरेंस भी कह सकते हैं। डिफरेंट, जैसे कि आप सुदर्शन को देखिएगा, बहुत लोग वाजपेयी उनको चाहते नहीं थे, वो वाजपेयी को चाहते नहीं थे। और सुदर्शन ने एक गलत चीज करी है जो हिंदू राष्ट्रवाद लोग नहीं करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया वाजपेयी के खिलाफ। बहुत कम भाजपा के लोग ऐसे करते हैं, या आरएसएस के लोग। फिर भी संगठन टूटी नहीं। और मैंने ये लिखा है कि मेरे ख्याल से सिर्फ एक बार 1984 में आरएसएस ने कहा, और नानाजी देशमुख ने भी कहा कि आप वाजपेयी को वोट मत दे दो, आप राजीव गांधी को दे दो। मेरे ख्याल से उनके इतिहास में सिर्फ एक बार ये हुआ है, उसके बाद या पहले ऐसे तो नहीं वो हुआ है। पर वो परिस्थिति वैचारिक से ज्यादा राष्ट्र से संबंधित था, मुझे लगता है। 84 का चुनाव अगर देखेंगे, इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद की बात आप कर रहे हैं, जब राजीव गांधी को वोट देने की बात हुई थी, तो उस तरह से अगर देखें तो इंदिरा गांधी ने भी संघ के मार्फत नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे काम कराए हैं। नहीं, उसका व्यक्तिगत प्रमाण भी भी कारण था। व्यक्तिगत जी। भी कारण था। नानाजी और वाजपेयी अपने नानाजी को बिल्कुल वाजपेयी पसंद नहीं थे, मैंने ये सब लिखा है। तो जी दोनों मैंने पढ़ा। हाँ हाँ, तो जरूर ये भी है कि जैसे गॉडेस दुर्गा इंदिरा जी को कहते हैं, वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा। बट बात तो सही है कि वो लोग वो आरएसएस 1980 के बाद, 1980 के पहले वो इंदिरा गांधी को निकालना चाहते थे सत्ता से। 1980 के बाद
उनको ऐसे लग रहा था कि भारत एक और बार भारत का विभाजन होने वाला है और विभाजन को नहीं होने के लिए सिर्फ इंदिरा गांधी ये काम कर सकती है। तो ये बात तो सही है, बट ये व्यक्तिगत कारणें भी थी। अगर वाजपेयी अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष न होते तो शायद ये नहीं होता। विनय जी, आपने बहुत अध्ययन किया है और बहुत सारी चीजों का एनालिसिस भी किया है आपने। तो ये बताइए कि आपने संघ और भाजपा के जुड़ाव को लेकर एक हिंदुत्व का फेविकोल जैसा एक एक फ्रेज गढ़ा आपने। आडवाणी और वाजपेयी की इस लंबी यात्रा का फेविकोल क्या था? उनके 3 फेविकॉल थे आनंद जी। एक था जी। व्यक्तिगत संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मुरली मनोहर जोशी और वाजपेयी का व्यक्तिगत संबंध कभी नहीं था। अडवाणी और वाजपेयी फिल्म देखते थे, थिएटर जाते थे, बिल्कुल। पॉपकॉर्न खाते थे, चाट मजाक खाते करते थे। थे, गुपशुप जी। करते थे। ये जो हम कहते हैं ना केमिस्ट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ व्यावसायिक या विचारधारा का संबंध नहीं था, ये व्यक्तिगत संबंध था पहले पहले। दूसरी बात है, ये व्यावसायिक संबंध था कि हिंदू राष्ट्रवाद के 2 मकसद हैं, समाज को बदलना और सत्ता पाना। और इसीलिए हमेशा हिंदू राष्ट्रवाद को एक जुगलबंदी की जरूरत है, जो एक संगठन देखता हो और जो एक संसद देखता हो, जो एक ऑर्गेनाइजर हो और एक दूसरा प्रवक्ता हो। तो पहले पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय होते थे, और उसके बाद वाजपेयी एक प्रवक्ता थे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे अहम राजनीतिक प्रवक्ता थे मेरे ख्याल से। अडवाणी संगठन को अच्छी तरह संभालते थे, वो हेगड़ेवार भवन नागपुर को भी वो संभाल सकते थे। वाजपेयी में इसके बारे में उनको बिल्कुल रुचि नहीं था, बिल्कुल रुचि नहीं था। तो और दोनों जानते थे कि एक के लिए दूसरा बहुत जरूरी है। जैसे कि जुगलबंदी में दोनों जो किरदार हैं, जो कलाकार हैं, उनको पता है कि दूसरे की जरूरत उनके लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा उनके जुगलबंदी और संबंध का कारण है एक विचारधारा का संबंध, जो जैसे मैंने कहा है हिंदू फेविकॉल। दोनों को पता था कि क्योंकि वो बचपन से ही दोनों आरएसएस शाखा गए हैं, तो उनको, और उन्होंने आरएसएस से इतिहास उन्होंने सीखा। तो उन दोनों को पता था कि अगर वो पार्टी तोड़ के बाहर जाएं तो पार्टी, हिंदुओं की पार्टी एक और बार वो हारेगी। इसीलिए 1986 से 1995 वाजपेयी को पार्टी अध्यक्ष से निकाला गया, आरएसएस ने निकाला 1986 में। और वाजपेयी अपने घर में बैठते थे, वो पार्टी हेडक्वार्टर कभी गए नहीं थे, वो साइडलाइन हुए थे 10 साल के लिए। और जब मैंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके पास आए और बोले कि आप हमारे साथ आइएगा, क्योंकि फिर कांग्रेस को हिंदू वोट बैंक मिलेगा और मुसलमान भी डरे हुए नहीं होंगे। और वाजपेयी कहते थे जाएं भी तो जाएं कहां। और जब लोग उनको कहते हैं राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, उन्होंने कभी वो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, ऐसे नहीं है थे, ऐसी बात नहीं है आनंद जी की वो खुश थे, वो नाराज थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दो किरदारों के बीच काफी टकरार भी हुआ है इस 60 साल में। फिर भी जैसे कि शादी में बहुत बार टकरार होती है, फिर भी दोनों कहते हैं कि जो भी हो, हम शादी को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे ही वाजपेयी और अडवाणी एक साथ रहे। इसका एक कारण जैसे मैंने कहा है वो व्यक्तिगत संबंध है, दूसरा है व्यावसायिक संबंध, और तीसरा विचारधारा का संबंध। तो ये 3 संबंध के कारण ही 60 साल तक ये जुगलबंदी चला। मैं आपकी किताब जब जुगलबंदी पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि आपने उन स्रोतों का ज्यादा उपयोग किया है जो इस विचारधारा के खिलाफ चीजें लिखते हैं, चाहे वो गुजरात के दंगों की बातें हो, जैसे आप उन्हीं किताबों को कोट करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है, उन्होंने कहा भी किसी से, अपने पार्टी के अपने कुलीग से कहा कि डोंट जज मी बाय द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स। लेकिन मुझे इस किताब में ऐसा लगा कि विनय सीतापति हेविली उन्हीं अखबारों पर या उन्हीं लेखकों पर रिलाई कर रहे हैं हिंदू नेशनलिज्म और आडवाणी वाजपेयी को परिभाषित करने के लिए, जो साफ तौर पर इस विचारधारा के विरोधी माने जाते हैं।
नहीं, आप तो ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि मैं अंग्रेजी में लिखता हूं और अंग्रेजी में जो बुद्धिजीवी हैं वो ज्यादातर भाजपा के खिलाफ हैं। तो आप जो कह रहे हैं, मैं बहुत जल्दी नहीं कहना चाहता हूं अनंत विजय जी, आप गलत कह रहे हैं। पर इसीलिए अनंत विजय जी, मैं प्राइमरी एविडेंस पे ज्यादा जाता हूं। अगर मैं सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिखने पर मैं लिखता तो मैं इस किताब में कभी, इसीलिए मैं साक्षात्कार करता हूं, इसीलिए मैं डायरियों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जो आप बायस कहते हैं वे होता है। अगर आप सिर्फ दूसरों की सेकेंडरी एविडेंस पे जाते हैं तो ये होता रहता है। बट अनंत जी, आप ये देखिएगा कि एक आरएसएस का जो रिव्यू था इस किताब पे, उन्होंने कहा कि ये पहले अंग्रेजीवादी हैं जो हमें समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे जो कोट एंड कोट राइट विंग न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने अच्छे रिव्यू दिए हैं। भाजपा के एक सांसद जो हैं स्वपन दास गुप्ता, उन्होंने भी अच्छी रिव्यू दी है इसकी। और जो आप लेफ्ट विंग या वामपंथी न्यूज़पेपर्स आप मानते हैं, वो भी उन्होंने डिसएग्री एग्री तो सब लोग कहते हैं। और हाँ इसका ये बिल्कुल। कारण है आनंद जी की ये किताब पढ़ने के बाद आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे जाता है। और मैं ये बस दिखाना चाहता हूं लोगों को कि नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए 100 साल लगे हैं। प्लीज उसको समझो, फैसिस्ट वैसिस्ट मत कहो। और नरेंद्र मोदी को अगर आप हराना चाहते हो तो एक ही भूमि में आप उनको हरा सकते हो, और वो है चुनाव। और कोई रास्ता नहीं है ऑपेड लिखने से, ये और चुनाव से आप हराओ उनको। यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है। वो तो लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती ही यही है कि दूध चुनाव में ही जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। आप बिल्कुल अपनी किताब में सही संदेश दे रहे हैं कि ओपेड लिखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में असहमति की भी उतनी ही जगह होनी चाहिए जितनी की सहमति की जगह है। अगर विनय सीतापति के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको अनटचेबल मान लूं या उनसे बातचीत नहीं करूं, जो कि कम्युनिस्टों की एक प्रविधि पिछले 50 साल में देखी है। मैं तो खुद का भुक्तभोगी हूं कि एक हिंदी के बड़े राइटर जो लेफ्ट लीनिंग के थे, उन्होंने मेरे साथ बैठने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये पता नहीं हमारी लाइन टो नहीं करता है। उन्होंने ये नहीं कहा। ये आप नामवर सिंह की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उदय प्रकाश की बात कर रहा हूं जो अभी अच्छा। हाल फिलहाल में मतलब राम मंदिर को चंदा देकर बहुत ही वो हुए। खैर वो अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अब हमारी बातचीत आखिरी चरण में पहुंच गई है। विनय बट जी अनंत आप जी, मैं कुछ कहूं बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके दर्शकों के सामने मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ भाजपा की प्रशंसा करता हूं, मैं काफी आलोचना भी करता हूं, आपने तो पढ़ा है। और एक जी चीज में मैं जरूर आलोचना मैंने किया है कि शुरुआत से ही वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, शुरुआत में ही। पर शुरुआत में ही जात के अगर बारे में आप देखिएगा तो वो काफी प्रगतिशील है शुरुआत में ही, 1920 में ही। तो ये दोनों ये चेहरे हैं हिंदू राष्ट्रवाद का, वो मुसलमानों के खिलाफ और जात के बारे में प्रगतिशील, वो उनके डीएनए में है। और मैं ये, क्योंकि मैं स्वतंत्र लेखक हूं, मुझे कुछ राज्यसभा टिकट नहीं चाहिए, ये नहीं, कुछ नहीं है, मैं ये जरूर मेरे 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 हिसाब में ये उनके डीएनए में शुरुआत से ही है कि वो आप सही दोनों कह रहे हैं। एक्सक्लूसिव पार्टी है आप एंड प्रोग्रेसिव पार्टी है। आप विचार नवनीत की बात कर रहे हैं जिसके बारे में उसके लेखक ने अपने जीवन काल में ही मुस्लिम विरोध को लेकर स्थिति भी प्रकट कर दी थी। और बहुत अच्छा संयोग है कि अभी मैं जवाहरलाल नेहरू का एक इंटरव्यू सुन रहा था जो पार्टीशन पे उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो कांस्टेंट ट्रबल थी मुस्लिम लीग, और जो मुस्लिम लीग, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन्ना वाज नॉट इन्वॉल्व इन फ्रीडम स्ट्रगल। पहली पंक्ति उस इंटरव्यू की यही है, अभी मेरे पास है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। तो क्या होता है ना कि किसी भी विचारधारा को लेकर देश काल समय परिस्थिति, उस समय नेहरू जी को यह लगा कि मुस्लिम लीग उनके लिए कांस्टेंट ट्रबल है, इसलिए विभाजन को मंजूरी दे दी जानी चाहिए। तो क्या इससे नेहरू मुस्लिम विरोधी हो जाते हैं? नहीं, बट मैं इससे मैं डिसएग्री करता हूं आपसे कि जी आप ये कह सकते हैं कि एक जो प्रशंसक हैं आरएसएस के, वो कह सकते हैं कि हिंदू महासभा और आरएसएस और सावरकर सिर्फ मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पर अगर आप ये हिंदुत्व पढ़िएगा, 1923 में निबंध सावरकर ने लिखा है, तो यहाँ पे साफ दिखता है कि एक तो वो कहते हैं कि जो हिंदू वो कहते हैं वो खून के हिसाब से है,
वो कल्चर या धर्म के हिसाब से नहीं, वो खून के हिसाब से है। और अगर आप उस तुलना में देखिएगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी ईसाई, उनका खून भारतीय हिंदू, उनका खून एक ही है। पर फिर आप तो जानते हैं, आपने वो निबंध पढ़ा है, पर वो कहते हैं कि क्योंकि मुसलमान और ईसाई, उनका धार्मिक स्थल भारत के बाहर है, इसीलिए उन पे संदेह है। उन्होंने शुरुआत में ही कहा है वो। जी जी, वो आप पुण्य भूमि और पितृभूमि वाले निबंध की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व का डीएनए में भी ये है, और मेरे हिसाब से ये गलत है। बट मैं तो एक स्वतंत्र लेखक हूं, और अगर आप इस बात से जो मैं कह रहा हूं आप एग्री नहीं करते हो, तो फिर भी आपको किताब से मजा आएगा। मैं एग्री और डिसएग्री करने के लिए आपसे बैठा ही नहीं हूं। मैं तो प्रश्न पूछने के लिए विनय जी आपसे बैठा हूं, आपकी किताब पर, वो विचारधारा पर वैचारिक बहस हम लोग कभी अलग बैठेंगे तो बात कर लेंगे। मैं तो, मेरे हाथ में तो अभी जुगलबंदी है, और जुगलबंदी में लिखी हुई चीजों पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं उससे अभी बाहर जाना भी नहीं चाहता। नहीं तो मैं आपको यह भी कह सकता था कि आप सावरकर की बात करते हैं, उस हिंदुत्व के लेख की, आप विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी ने 3 दिन तक जो भाषण दिया उसमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन उस पर जाना ही नहीं। हमें तो जुगलबंदी पर बात करनी है। आप विनय जी ये बताइए कि पाठक जुगलबंदी क्यों पढ़ें? क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। लोग, मेरे जो पीढ़ी के लोग हैं, मैं 37 का हूं, जो मेरे और जो अभी मिलेनियल कहते हैं, वो सिर्फ मोदी के बारे में जानते हैं। और जो मेरे पिताजी के पीढ़ी के हैं और मेरे माँ और बाप के पीढ़ी के हैं, वो सिर्फ अडवाणी और वाजपेयी के बारे में जानते हैं। पर मोदी को समझने के लिए बलराज मधोक को जरूरी है। नरेंद्र मोदी को समझने के लिए आपको ये जानना कि हुई स्टेटस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसके लिए आपको कानून को आने के लिए 100 साल लगे हैं। और इस किताब आप प्लीज पढ़िएगा 100 साल जानने के लिए। और अगर भाजपा के समर्थक नहीं है, अगर आप भाजपा को हटाना चाहते हैं, तो पहले पहले ये समझिएगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा में क्या खूबियां हैं, जीतते क्यों हैं, लोग उन्हें वोट क्यों दे हैं। फिर ही आप उनको मत और चुनाव के मैदान में आप उनको हरा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे फैसिस्ट तो आप उनको हरा कैसे सकते हैं? विनय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बट 1 मिनट के लिए वो ब्लैंक गया था। अच्छा, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी। तो ने आपने पूछा कि आज के लोग इस किताब को क्यों पढ़ें। कारण ये है कि आज के वर्तमान राजनीति को समझने के लिए हमें 100 साल पहले जाना ही पड़ेगा। 1920 से हमारी कहानी की शुरुआत होने ही पड़ेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी सुबह सुबह उठ के ये नहीं कहते हैं कि आज मुझे ये कानून करनी है, दूसरी कानून करनी है। अगर आप आर्टिकल 370 को देखिएगा, तो 50 या 60 साल से पहले जनसंघ और फिर भाजपा इसके बारे में कह रही है, मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख है। अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कीजिएगा, तो मैंने लिखा है कि 1970s और 80s में अडवाणी ने उसकी बात पहली बार कही है। तो आज की भाजपा को समझने के लिए आपको 100 साल पहले जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए 100 साल लगे हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि अगर आप भाजपा के समर्थक नहीं हैं, अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं, तो पहले तो हमें जानना यह पड़ेगा कि भाजपा की खूबियां क्या हैं। सिर्फ फैसिस्ट कहने से उनको हम थोड़ी चुनाव में हरा सकते हैं, अगर आप उनके समर्थक नहीं है। पहले देखिएगा कि उनकी ब्रह्मास्त्र क्या है। और मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र ये है कि वो अपने आप को परिवार की तरह मानते हैं, झगड़ा करते हैं, मतभेद मनभेद दोनों होता है वहां पे, बट अलगाव नहीं होता है। अगर सिर्फ ये कांग्रेस अपनाती है, तो कांग्रेस एक ही 5 साल में कहीं और जा चुकी होती। तो मतलब ये माना जाए कि विनय सीतापति ने कांग्रेस को सफलता की एक कुंजी दी है कि इसको पढ़ो
तो आप कुछ समझ पाओगे, मतलब हाँ, आपको कुछ बेटर कर पाओगे। हाँ। और पहला और उससे सबसे अहम बात यह है कि जुड़ो, साथ साथ जुड़ो। अगर आप सिर्फ अंदर में ऐसे लड़ाई करते रहोगे तो भाजपा को तुम कभी हरा नहीं सकते हो। विनय जी, एक बार आप अपनी किताब दिखा दीजिए, हिंदी वाली। हम अब चाहते हैं कि दर्शक देख लें कि ये जुगलबंदी है, ये पेंगुइन और हिंद पॉकेट बुक से प्रकाशित है। आप सब लोग इस किताब को पढ़िए, इस किताब को जानिए। इस किताब में, ये किताब आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, बहुत कुछ समझने की एक दृष्टि देती है। हिंद पॉकेट बुक से प्रकाशित हुई है किताब, बहुत अच्छी छपी है। और विनय सीतापति जी के लेखन का मैं पहले भी मुरीद रहा हूं। असहमतियां हो सकती हैं आपको, पर इस किताब को पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। इस बात के लिए मैं विनय आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत रोचक तरीके से, और लगभग पूरी किताब कहें, आपने तो 90% कहा, मैं कहता हूं 95% किताब प्राथमिक स्रोत के आधार पर लिखी गई है। और 5% विनय के अंदर जो पत्रकार बैठा है और विनय की जो मजबूरियां हैं। एक उर्दू में शेर है, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी। तो कुछ तो वजह किताब लिखने में होती है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लेखक को अगली किताब भी लिखनी होती है। जैसा विनय जी ने शुरुआत में ही कहा कि मैं अगली किताब भी लिखना है, इसलिए उन लोगों के नाम मैंने होल्ड कर लिए, उन लोगों के नाम मैंने नहीं दिए। विनय जी, आप दैनिक जागरण के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी किताब जुगलबंदी पर बहुत खुलकर अपनी राय रखी। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आप सहमति और असहमति बेबाक और बिंदास तरीके से अपनी पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया आनंद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, प्रचलित लेखक भी हैं, तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।